अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं अली हमजा। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। ये वो चैनल है जहां पे आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। ये वो चैनल है जहां पे आपको केमिस्ट्री क्लास 11 का न्यू सिलेबस सारे का सारा तरतीब के साथ लेक्चर्स वाइज यहां पे मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप लोग अपने यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले उस टॉपिक का नेम लिखें और आगे लिख दें बाय अली हमजा या आगे लिख दे बाय केमिस्ट्री फन। तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाएगी और आपको मिलेगा शानदार किस्म का सीखने का मौका। आइए आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको ना ये जो टॉपिक का नाम है ये खुद बताता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ये टॉपिक का नाम ही आपको बताएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैंने आप लोगों को सिखाना है, सबसे पहले सीखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। किसी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उनकी क्या तरतीब है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स कौन से हैं? एफओ प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है। और ये रूल ऐसे रूल्स हैं जो हमने इसी चैप्टर के लास्ट पे चल के पढ़ने हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में जाके स्टडी करना है, वहां पे जाके मैंने सारे रूल सिखाने हैं। आज मैं शॉर्टकट बात करने जा रहा हूं। ये रूल्स हमें सिखाते हैं किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब क्या है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है, अच्छा वो जो तरतीब होगी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की, उसका क्या हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि नहीं है? क्या हम साबित कर सकते हैं कि एफओ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल जो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरतीब ये होगी, क्या हम साबित कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तरतीब वही होती है? हाँ जी, हम साबित कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं, हमारे पास ना कई हैं, लेकिन हमारे पास जो मेजर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो सबसे बड़े बड़े हैं, वो दो हैं। कौन कौन से हैं आज इनके मैं बात करने वाले हैं? प्रिंसिपल सोर्सेज, नंबर 1 स्पेक्ट्रम, नंबर 2 आयनाइजेशन एनर्जी। मुझे सबसे पहले बात करनी है स्पेक्ट्रम के बारे में। मैंने स्पेक्ट्रम को डिटेल से समझाना है आपको, लेकिन मैं आप लोगों को ना इस चैनल के अंदर एक बात जरूर बताऊंगा। मेरा इस चैनल के ऊपर सबसे बुनियादी मकसद पता क्या है? मैं बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस चीजें तक समझाऊंगा आपको। मैं आप लोगों की केमिस्ट्री को बेहतर करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको स्पेक्ट्रम, मैं आज बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को हमने स्पेक्ट्रम के साथ कैसे जोड़ दिया। आज मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को साथ हमने स्पेक्ट्रम को जोड़ा कैसे, हम क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन बातें बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। मैंने बेसिक से स्टार्ट नहीं करना, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। सो आज मैं सबसे पहले आपको रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में कुछ बातें सिखाऊंगा, फिर मैं बोहर के मॉडल में से कुछ बातें निकाल के दिखाऊंगा, देन मैं स्पेक्ट्रम के साथ इन सबको जोड़ूंगा और आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि मैं टॉपिक पढ़ाने क्यों जा रहा हूं और इसकी नीड क्यों है। मैं आपको बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक लेके जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रदरफोर्ड के मॉडल से कुछ बातें सीखते हैं, फिर बोहर से और फिर स्पेक्ट्रम से, और सारी आइडियाज आपको क्लियर हो जाएंगे आज ही इंशाल्लाह। सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो बेस करता था क्लासिकल थ्योरी पे। तो मतलब पहले हम लिख लेते हैं इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। इसका मतलब ये क्लासिकल थ्योरी ना पुरानी थ्योरी है, और इस थ्योरी का मेन पर्पस ये था कि एनर्जी मूव करती है कंटिन्यूसली। मतलब सूर्य से रेडिएशन मेरे पास आती है तो वो सीधी आती है, कॉन्टिन्यूसली मूव करके आती है। ये बात कही थी क्लासिकल थ्योरी ने। तो ये क्लासिकल बेस थ्योरी की बेस के ऊपर था। अब क्लासिकल थ्योरी का बेसिकली मेन पर्पस क्या है? क्लासिकल थ्योरी हमें कहती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी मूव्स इन अ कंटिन्यूअस मैनर। इसका मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस मूव करती है। ये बात हमें क्लासिकल थ्योरी, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल की बुनियाद भी यही था, बुनियादी भी बात यही थी। अच्छा आगे रदरफोर्ड ने ना एटम का जो स्ट्रक्चर पेश किया तो उसने कहा था प्लेनेट लाइक पिक्चर है। मतलब जिस तरह सोलर सिस्टम है, सूरज के इर्द गिर्द सारे सितारे घूमते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने कही थी। इसने क्या किया था? इसने ना प्लेनेट लाइक पिक्चर पेश की थी। इसने कहा था प्लेनेट लाइक पिक्चर है किसकी?
ऑफ एटम, एटम की पिक्चर प्लैनेट लाइक है, ये बात इसने कही। अब इसका मकसद क्या है, इसकी बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर ये एटम का लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है और ये भी उसका शेल है और ये भी उसका शेल है, लेट्स सपोज एंड सो ऑन, उसका ये भी एक शेल है। अच्छा, अब इन शेल्स के अंदर ना लेट्स सपोज के इस शेल का नाम है, लेट्स सपोज पहला है के शेल है, एल शेल है, एम है, एन है एंड सो ऑन। अच्छा, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। इसने ना प्लेनेट लाइक पिक्चर पेश की थी, जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द सारे सियारे घूमते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है, लेट्स सपोज मैं कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो मेरी एनर्जी ऐसा ऐसा क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसा ऐसा कम होती जाएगी तो एक टाइम आएगा कि ये ऐसा 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 मूव करता 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 कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस में ऐसे ही गिर जाएंगे तो एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा सीन है तो फिर एटम को चाहिए कोलैप्स कर जाना। एटम को क्या चाहिए, अगर ऐसा सीन है तो फिर एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। एटम शुड कोलैप्स अगर ऐसा सीन है तो ओके। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि ये एनर्जी हमारा प्लेनेट लाइक पिक्चर के अंदर हमें लगता है कि एनर्जी कंटिन्यूसली निकलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहा था उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्या है, एनर्जी, हमारा ख्याल है कि एनर्जी रिलीज होती है कंटिन्यूसली। अच्छा, अगर एनर्जी कंटिन्यूसली निकलती है तो हमारे पास ना एक बात है, हम एक नई बात करने जा रहे हैं, मैं इसको एक नई बात के साथ जोड़ने जा रहा हूं। अब वो नई बात क्या है, वो नई बात है स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में अब स्पेक्ट्रम के बारे में एक बात याद कर लें। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम होता है जब भी आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस में से, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप लोगों ने प्रिज्म में से गुजारा और वाटर ड्रॉप में से गुजारा, तो आगे आपने डिटेक्टर लगाया तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और आपके पास कलर का एक ना वो तरतीब बन जाएगी, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम को मैं डिटेल में समझाता हूं, लेकिन अब आप लोगों ने एक बात समझनी है। वो बात ये है कि इफ एनर्जी मूव कंटिन्यूसली, दो बातें करूंगा आप लोगों के सामने। नंबर वन, इफ एनर्जी moves continuously, अगर एनर्जी कंटिन्यूसली मूव करती है तो इसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस बनना चाहिए। देन स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, अगर एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं निकलती है तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस बनना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरह का होना चाहिए, लाइक इस तरह का स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं इसमें कहता हूँ, लेट्स सपोज ये सारे के सारे हम कलर्स को ऐसे तरतीब बनाते हैं। इसका स्पेक्ट्रम किस तरह का होना चाहिए, लाइक इस तरह का स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लाइक इसके पास ना कुछ इस तरह का सीन होना चाहिए। हम इस तरह का कर लेते हैं और मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और भी बनाकर दिखाता हूँ। लाइक सपोज के ये इस तरह का होना चाहिए। मैं कुछ और भी आप लोगों को कलर साथ में ऐड करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज के इसका स्पेक्ट्रम कुछ यूँ होना चाहिए। लेट्स सपोज के ये भी हम ऐड कर लेते हैं। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताएं, ये रेड कलर कहाँ से लेके कहाँ तक है? हम इस रेड कलर को कहाँ से लेके कहाँ तक नहीं बता सकते। देखें, मैं आपको ज़रा कुछ बातें समझाता हूँ। रेड कलर यहां से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका एंड हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए, रेड कलर और ग्रीन कलर आपस में मिक्स हो गए हैं। ऐसे ही ग्रीन कलर और ब्लैक कलर मैंने मिक्स कर दिए हैं। ऐसे ही ब्लैक और ब्लू मैंने मिक्स कर दिए हैं। ऐसे ही ये वाला ऑरेंज और मैंने ब्लू मिक्स कर दिए हैं। ये सारे कलर मिक्स कर दिए। देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द कलर्स। कलर में कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है। एवरी कलर या ईच कलर इज मिक्स या मर्ज इनटू वन अनदर। हर कलर एक दूसरे में मर्ज हो चुका है। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की निशानी है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा रेनबो, बारिश के बाद अक्सर आसमान के ऊपर ना एक रेनबो बनती है।
जिसमें डिफरेंट कलर की स्कीम बनती है। इवन आप लोग एक काम करें, आपके कैलकुलेटर को पकड़ के ना, कैलकुलेटर को आप अगर तो खराब है तो उसको पकड़ के धूप में रख दें, थोड़ी देर के बाद उसके कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। वो डिफरेंट कलर की स्कीम बनती है, उस स्कीम को, उस जो नजर आ रहा है उसको स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। एक बात आप लोग ना मतलब कलर की जो तरतीब है, आपको स्पान में रेनबो मिल जाएगी, उसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ये है स्पेक्ट्रम का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरी बात मैं यहीं पे सेकंड बात करता हूं, नंबर टू, if energy moves discontinuously, if energy moves discontinuously then the spectrum should be line spectrum, then spectrum should be लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, आपका स्पेक्ट्रम होना चाहिए लाइन स्पेक्ट्रम। ये आपको बात आपको यहां पे याद करनी होगी। ओके, अच्छा, अब इन दोनों में से ये तो दोनों सिचुएशन हो गई। अब यहां पे एनर्जी किस तरह मूव कर रही है, कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब है कि आपका स्पेक्ट्रम भी कौन सा होना चाहिए, कंटिन्यूस। अगर तो रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है, अगर तो रदरफोर्ड ने जो बातें कही वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, तो फिर आपका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये बात हम यहां पे लिख लेते हैं। इफ रदरफोर्ड मॉडल इज करेक्ट, इफ रदरफोर्ड मॉडल इज करेक्ट, अगर तो रदरफोर्ड का मॉडल करेक्ट है, देन द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस, देन स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूस। अगर तो रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन हकीकत में जब हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैसियस एटम्स का हम जब स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो वह कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता, वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। बट इन फैक्ट इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। बट मैं इसको लिख देता हूं, बट इन फैक्ट इट इज लाइन स्पेक्ट्रम। हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि रदरफोर्ड का मॉडल ठीक नहीं है। रदरफोर्ड के मॉडल में एक तो वो एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं बताता, इसका मतलब है ये बताता है कि स्ट्रक्चर जो है ना, एटम इज हाईली अनस्टेबल। हमें समझ आ गई कि एटम चूंकि कोलैप्स कर जाता है, एटम एग्जिस्ट नहीं करता, ये बातें हमें समझ आना शुरू हो गई। अच्छा, ये बात भी हमें यहाँ पे समझ आ गई कि रदरफोर्ड का मॉडल काम नहीं कर रहा। अब बोहर के मॉडल पे चलते हैं। बोहर के मॉडल में सबसे बड़ी बात यह है कि बोहर ने जिस चीज़ को बुनियाद बना था वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी थी। क्वांटम थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी, बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। अच्छा, आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो मैंने बनाकर दिखा दिया, लाइन स्पेक्ट्रम मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है। लाइन स्पेक्ट्रम शुड बी लाइक दिस। इसमें कुछ लाइंस बनती हैं, लेट्स सपोज कि इसमें लाइंस बनती हैं। लेट्स सपोज ये लाइन स्पेक्ट्रम आएगा और इसमें ये लाइन आ गई। लेट्स सपोज यहाँ पे लाइन आ गई, यहाँ पे लाइन आ जाएगी। ये लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का बनता है, आप लोग जरा अंडरस्टैंड कर लें। ये देखें लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह का बन रहा है। और यहाँ पे देख लें, ये लाइन स्पेक्ट्रम आएगा जिसमें डार्क एंड ब्राइट लाइंस बनेगी। ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। बोहर मॉडल बेस करता है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। ओके, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी, ये क्वांटम थ्योरी कहती है एनर्जी मूव करती है डिसकंटिन्यूअस मैनर के साथ। ये कहती है कि लेट्स सपोज के आपके पास ना, लेट्स सपोज ये सन है, लेट्स सपोज के ये सन है और ये सन जो है ना गर्मियों में बना रहा हूँ मैं, और इसलिए इसको वावा सारा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब ये सन है तो सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो कंटिन्यूस नहीं आती। अब वो किस तरह आती है? वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है। ये एनर्जी पैकेट आएगा, ये एनर्जी पैकेट है, ये एनर्जी पैकेट आएगा, ये एनर्जी पैकेट है। तो एनर्जी पैकेट के साथ वो आती हैं और वो मूव करता है लेट्स सपोज इस तरह। ये तो इस तरह आपकी रेडिएशंस मूव करती हैं। ये बात किसने कही? क्वांटम मैकेनिक्स ने कही। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है? ये कह रही है एनर्जी मूव करती है डिसकंटिन्यूअस मैनर के साथ। एनर्जी मूव्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर।
इसका मतलब एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर के साथ मूव करती है, एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर के साथ मूव नहीं करती। ये क्वांटम थ्योरी का सबसे पहले इसकी मेन बात थी। अब बोहर के मॉडल की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और, अब एक्सप्लेनेशन को जरा समझें, और वो इस तरह की है। लेट्स सपोज ये एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट समझ लें, इसने ऑर्बिट का लफ्ज़ भी बोला था, सेकंड है, ये थर्ड वन है, दिस इज फोर्थ वन। कुछ बातें आप लोगों से करता चलूँ, ज़रा समझते जाएं। दिस इज के शेल, एल शेल, एम है और एन है। दीज आर, बोहर ने इनके लिए ऑर्बिट का लफ्ज़ यूज़ किया था और यहाँ पे शेल का लफ्ज़ था। चलिए मैं अगली बातें बाद में करूँगा, मेरा इसमें डिटेल में बचाने का मकसद नहीं है, चूँकि मैं स्पेक्ट्रम के साथ जोड़ना चाहता हूँ, ज़रा समझे बातों को। लेट्स सपोज ये वाला मेरे पास ना मतलब ऑर्बिट जो है इसकी हाई एनर्जी है, तो मैं कहूँगा हाई एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट। जो आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी ऑर्बिट की बढ़ती जाएगी। और मैं इसको कहता हूँ, लेट्स सपोज कि ये लो एनर्जी ऑर्बिट है, लो एनर्जी ऑर्बिट है। लो एनर्जी ऑर्बिट हो गया, हाई एनर्जी ऑर्बिट हो गया। एक काम करते हैं, चले मेरे पास ना ये इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास ना यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर ये लो एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, या हाई एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ओके। अब ये सारे ऑर्बिट्स हैं, मैं कहूँगा कि ईच ऑर्बिट हैव फिक्स एनर्जी, ईच ऑर्बिट हैव फिक्स एनर्जी। ये बात ना हमें बताई थी बोहर ने कहा था हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। सो इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस ऑर्बिट से मैच करेगी वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। ये बात बोहर ने कही थी। चले मैं थोड़ी सी बातें और करता हूँ। चले, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज के मैं इसको बाहर से कोई एनर्जी देता हूँ, ये लो एनर्जी ऑर्बिट में था, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट बाहर है। अगर मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूं तो इसका मतलब लो एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब एनर्जी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, और जब जंप करके यहाँ पे आ जाएगा तो चूंकि इसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की है तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको मैं जिस टर्म में डिस्कस करूंगा वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। चलिए अगली बात करते हैं। लेट्स सपोज ना ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ने जंप करके लो एनर्जी ऑर्बिट में चला गया यहाँ पे। अब ये एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, एमिट करेगा। चले इसने एनर्जी को क्या कर दिया, ये क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जितनी उसके पास एनर्जी है उतनी एनर्जी के साथ वो फिक्स ऑर्बिट में मूव कर सकता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसी ऑर्बिट से मैच करेगी तो वो यहीं रहेगा, लेकिन अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो वो पिछले ऑर्बिट में जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे वो जा रहा है। इसने एनर्जी को एमिट कर दिया, इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा होगा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा बनेगा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका बनेगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बातें बुनियादी सीख लें, और वो क्या है वो मैं समझाने लगा हूं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का होता है। लेट्स सपोज कि ये स्पेक्ट्रम है जो हमें नजर आता है, विजुअल डिस्प्ले नजर आता है, और इसका जो स्पेक्ट्रम है लेट्स सपोज को ये है। अच्छा, अब इसके जरा सही किया। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको मिलेंगे ब्राइट बैकग्राउंड एंड डार्क बैंड बनेंगे। चले मैं उसको जरा समझाने के लिए यूं कर देता हूं, मैं यूं कर देता हूं कि आपके पास ये डार्क बैंड बन गया, डार्क बैंड, ये भी डार्क बैंड बन गया, डार्क बैंड विद वाइट बैकग्राउंड, डार्क बैंड विद वाइट बैकग्राउंड, ये बनेगा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क बैंड्स विद वाइट बैकग्राउंड ये बनेगा। चूंकि जहां जहां एनर्जी अब्जॉर्ब होती जा रही है वहां वहां पे आपके पास मतलब वो काला होता जाएगा, वो डार्क होता जाएगा। जहां जहां एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं हो रही वो आपके पास ब्राइट बन जाएगा। सो इसको मैं कहूंगा डार्क बैंड और ब्राइट बैकग्राउंड। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जरा समझें। इसमें क्या करेंगे, इसमें ना डार्क बैकग्राउंड होगा, वाइट इसके बनेंगे, वो बैंड्स बनेंगे। चले मैं इसमें कहूंगा कि ये सारे का सारा होगा
इसमें लेट्स सपोज कि सारे का सारा बन गया डार्क बैकग्राउंड है और ये डार्क बैकग्राउंड आ गया और इसमें बनेगा ब्राइट बैंड बनेंगे, डार्क बैकग्राउंड विद वाइट बैंड्स, वाइट बैंड विद डार्क बैकग्राउंड। इसमें कुछ इस तरह का सीन बनेगा। ले जी ये समझें आपके पास ना बैकग्राउंड इसका डार्क है और बैंड्स कौन से हैं, बैंड्स के पास बन गए ब्राइट बन गए। ये इन दोनों में डिफरेंस है और मैं इसको लिख देता हूँ, इसमें बनेंगे ब्राइट बैंड्स और बैकग्राउंड इसका बन जाएगा डार्क कलर का। अच्छा ये बोहर के बारे में बातें हैं। अब मैं थोड़ी सी बातों को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लो एनर्जी, आपने स्पेलिंग पूरे लिखने हैं, लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन नो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा, लो से हाई में, तो इसको एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इट अब्जॉर्ब्स एनर्जी, इट अब्जॉर्ब्स एनर्जी। अच्छा दूसरी बात, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, तो फिर क्या करेगा, इट एमिट एनर्जी, इट एमिट्स एनर्जी, इट एमिट्स एनर्जी। ये बात एनर्जी को एमिट करेगा। ये दोनों बातें होंगी हमारे पास अलग अलग। ओके चूंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास जो बैंड्स बन रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है और यही एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। और चूंकि एटम के साथ ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, हमने अभी भी कहा था हकीकत में जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो एक्सप्लेन करता है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल एटम का स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करता है, रदरफोर्ड नहीं करता। इसलिए हम स्पेक्ट्रम को जोड़ते हैं किसके साथ, बोहर मॉडल के साथ। सो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, कि बोहर मॉडल और उसके ऑनवर्ड जितने मॉडल हैं उनके साथ हम स्पेक्ट्रम के साथ रिलेट करते हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को सारा टॉपिक सिखाया और मैंने समझाया और आपको ताकि बेसिक बातें समझ आ जाए। इसका मतलब ये हुआ, सो एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, एटम लाइन स्पेक्ट्रम देगा। अब हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले जो लफ्ज़ सुनने वाला है वो ज़रा सुन लें। स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ ना लैटिन वर्ड से निकला है। ये स्पेक्ट्रम लैटिन वर्ड है, ये है लैटिन वर्ड, इस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अपीयरेंस। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है टू लुक, देखना। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इमेज। आपको डिफरेंट बुक्स में ना डिफरेंट मतलब मिलेंगे, मैंने आपको सारे मतलब सिखा दिया। स्पेक्ट्रम ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है। चूंकि मैं बात आप लोगों से चूंकि यहाँ पे आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आपको समझ आ गया कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। हकीकत में बोहर का मॉडल जो हमें बताता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ये बात हमें यहाँ पे समझ आ गई। ओके, हमें यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की बात करनी है वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है। उसका दूसरा नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। चूंकि मैं अब यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने लगा हूँ, सो ये जो स्पेक्ट्रम है फिलहाल यहाँ पे लिखने का मकसद है, ये स्पेक्ट्रम कौन सा है? दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम मुझे क्यों लिखना पड़ा? चूंकि मुझे पता है कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा। चूंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी एटम में से एनर्जी निकलती है या अब्जॉर्ब होती है, जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, वो कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। एक बात और, एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एटम की प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ये है मतलब प्रॉपर्टी है किसी एटम की, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम।
लेकिन जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ना, वो बल्क क्वांटिटी के अंदर, मतलब आपके ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीजें ले रहे हैं तब उसका बनेगा आमतौर पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये किसी एटम की प्रॉपर्टी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ओके, लफ्ज स्पेक्ट्रम सिंगुलर है, लफ्ज स्पेक्ट्रा वो प्लूरल है, वो ज्यादा के लिए है। ओके, अब मैं स्पेक्ट्रम का जो शुरू जमाने में हम मतलब लिया करते थे वो क्या है, वो ये है कि जब हम किसी व्हाइट लाइट को, लेट्स सपोज कि दिस इज ए व्हाइट लाइट, जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं, लेट्स सपोज दिस इज ए प्रिज्म, दिस इज ए प्रिज्म, ये मेरे पास एक प्रिज्म है, और जब हम इस व्हाइट लाइट को, जब हम इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो ये जो है ना फिर 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। लेट्स सपोज कि कौन कौन से कलर्स में डिवाइड हो रही है, ये 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। अब मैं वो कलर्स आप लोगों को दिखाता हूं। लेट्स सपोज विबजिया, वायलेट, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज, और साथ में हम लिख देते हैं रेड। तो ये सारे के सारे कलर बनते हैं। मतलब जब मैं किसी व्हाइट लाइट, मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाट इज द मेंट बाय दिस, दिस इज अ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो कलर्स की तरतीब बनती है, उसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। शुरू जमाने में जो स्पेक्ट्रम का हम नाम यूज करते थे वो हम विजुअल डिस्प्ले के बारे में बात करते थे, यानी हमें जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आता है, जो कलर की तरतीब नजर आती है, हमें शुरू जमाने में स्पेक्ट्रम का लफ्ज इसके लिए यूज किया। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने स्पेक्ट्रम को चेंज कर दिया। चेंज नहीं किया, हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लाइक विजिबल लाइट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, एक्सरेज हो सकती है, गैमा रेज हो सकती हैं, इसके अलावा इंफ्रारेड हो सकता है, माइक्रोवेव्स हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब भी हम किसी प्रिज्म में से पास करते हैं या वाटर ड्रॉप्स में से पास करते हैं, आगे वो हम डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और उसका जो हमें तरतीब नजर आएगी, कलर्स का व्यू नजर आएगा, लुक नजर आएगी, इमेज नजर आएगा, उसको स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। शुरू जमाने में सिर्फ ये महदूद था व्हाइट लाइट के साथ या विजुअल डिस्प्ले के साथ। वक्त के साथ साथ ये विजुअल के साथ नहीं रहा, अब ये ओवरऑल सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इसका ताल्लुक है। ये हमारे पास बन गया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की हमने 2 टाइप्स हैं जो हमारे पास मेजर है, वो हमने बात कर ली है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फर्दर 2 टाइप्स हैं। मैं यूं कर देता हूं, मेरे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, मेरे पास जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब वो दोनों टाइप्स कौन सी हैं? एक होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और मैंने कुछ यहां पे आपको समझा भी दिया है, मैं अगेन से लिखने लगा हूं। एक होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम सारे जानते हैं कि इसके अंदर क्या बनता है, डार्क बैंड बनते हैं, ब्राइट बैकग्राउंड बनता है। इसमें याद कर लें, इसमें क्या बनेगा, डार्क बैंड और ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड ये बनता है। अच्छा, इसमें क्या बनेगा, इसमें हमारे पास बनेगा ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड्स, और इसमें बनते हैं डार्क बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। थोड़ी सी बातें इनके बारे में और करता चलो और वो आप लोग जरा समझ ले। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लेट्स सपोज के मेरे पास ना ये एक वाइट लाइट है, दिस इज ए वाइट लाइट। इस वाइट लाइट में काफ़ी सारी वेवलेंथ की रेंज होती है, एनर्जी की जो वेवलेंथ की रेंज होती है। आगे मैंने इसके सामने क्या रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ना एक रखा हुआ है, लेट्स सपोज के सैंपल रखा हुआ है, गैसीय सैंपल है,
इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं। अब वो क्या करेंगे, वो इस लाइट वाइट लाइट को ऑब्जर्व करेंगे और वाइट लाइट को ऑब्जर्व करेंगे और जो लाइट इन्होंने ऑब्जर्व करनी है वो इधर ही रह जाएगी, जो लाइट बच जाएगी वो आगे निकल जाएगी। आगे हमने क्या रखा हुआ है, आगे हमने यहां पे रखा हुआ है डिटेक्टर, ये रखा हुआ है डिटेक्टर, और ये मेरे पास था गैसियस सैंपल, वो सैंपल जिसका मैं स्पेक्ट्रम निकालना चाहता हूं, ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर ने मुझे इसका ना स्पेक्ट्रम बना कर दिया, डिटेक्टर ने मुझे इसका स्पेक्ट्रम बना के दिया, और जो स्पेक्ट्रम मुझे मिलेगा वो यहाँ पे होगा किस तरह का, जो स्पेक्ट्रम मुझे मिलेगा डेट विल बी लाइक दिस, मतलब उसके अंदर खूबी क्या होगी, चूंकि ये ऑब्जर्व करेगा। देखें जहां पे लाइट आ रही है, लाइट कंटिन्यूसली आ रही है, ये जहां पे लाइट ऑब्जर्व करेगा इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का बनेगा। लाइट कंटिन्यूसली आ रही है मतलब ये ब्राइट है, ये ब्राइट है। ओके, जहां पे लाइट नहीं आ रही, यहां पे लाइट उसने ऑब्जर्व कर ली सैंपल ने, जहां पे लाइट सैंपल ने ऑब्जर्व कर ली वहां काला काला हो जाएगा, वहां डार्क हो जाएगा, तो डार्क बैंड बनेगा। आगे फिर लाइट आ रही है, यहां लाइट फिर नहीं आई, जहां पे नहीं आएगी तो वो डार्क हो जाएगा। फिर लाइट आ रही है तो मतलब यहां पे नहीं आई तो मतलब ये डार्क हो जाएगा। जहां जहां से वो लाइट ऑब्जर्व करता जाएगा वो वाला वहां से वो डार्क होता जाएगा। सो डार्क बैंड बनेंगे और ब्राइट बैकग्राउंड बनेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरी बात ये मैं जो आपसे कर रहा हूं, दिस इज द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये बात मैंने जो की है ये इसके बारे में है। अब जो बात करूंगा वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में है, और वो बात मैं आप लोगों से अब यहां पे करने जा रहा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ना ये एक गैसियस सैंपल है, ये एक गैसियस सैंपल है मेरे पास। इस गैसियस सैंपल के अंदर ये सारे के सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, और मैंने ना इनको पकड़ के नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। हाई एनर्जी देंगे तो इनमें इसमें से ना रेडिएशंस निकलेंगी। देखिए हाई एनर्जी देंगे तो इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब गैस के एटम्स है ना, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, लो एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब वही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जो एनर्जी पहले ऑब्जर्व की थी अब वही एनर्जी एमिट करेगा, और वो एनर्जी जब एमिट करेगा तो रेडिएशन एमिट होती है पूरे सिस्टम में से। आगे हमने इसके आगे क्या लगाया हुआ है, आगे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ, आगे हमने यहां पे लगाया हुआ है डिटेक्टर। डिटेक्टर इसको इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद आगे मुझे देगा वो इसका स्पेक्ट्रम। और चूंकि ये रेडिएशन आ रही हैं एमिशन से मतलब कभी आ रही हैं कभी नहीं आ रही, कभी आ रही हैं कभी नहीं आ रही। इसका मतलब है हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा डेट इज लाइक दिस, वो हमें मिलेगा डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस, डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस, डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस, ये हमें मिलेगा। सो ये डार्क बैकग्राउंड है, ये डार्क बैकग्राउंड है। सो इस तरह का ये भी डार्क बैकग्राउंड है। सो इस तरह का आपके सामने सारे का सारा डार्क बैकग्राउंड आता जाएगा। ये डार्क बैकग्राउंड है और आपके सामने ब्राइट लाइंस बनेंगी, ये भी डार्क बैकग्राउंड आ जाएगा। ओके, समझ आ गई आपको डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस, और ब्राइट लाइंस और डार्क बैकग्राउंड का मतलब क्या है। इनका मतलब आपके सामने सिंपल और सिंपल यही होगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं और जो समझा रहा हूं। ये आपके पास इसका स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ये अब स्पेक्ट्रम कब बनता है, स्पेक्ट्रम तब बनेगा जब आपके पास कोई भी गैसियस सैंपल है, आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसके बाद आप उसको उन रेडिएशंस को डिटेक्टर के पास ले जाते हैं और वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके आपको स्पेक्ट्रम बना कर देगा, तो स्पेक्ट्रम बनेगा। या आप कोई भी गैसियस सैंपल लें, उस गैसियस सैंपल को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करें, मतलब उसको करंट अप्लाई करें, डिस्चार्ज ट्यूब में उस गैस को बंद कर लें, उसको कैथोड और एनोड के साथ लगा दें, उसमें जो रेडिएशन निकलेंगी या लाइट निकलेगी उस लाइट को आप डिटेक्टर के पास ले जाएं, वो उसको डिटेक्ट करेगा और आपको एक स्पेक्ट्रम बना के देगा। यही सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं। कुछ बातें जरा समझ लें, चंद एक बातें रह गई हैं, वो ये हैं ईच एलिमेंट। मैंने जब बहुत सारे स्पेक्ट्रम स्टडी कर लिए, मैंने बहुत सारे आइटम्स का स्पेक्ट्रम को स्टडी कर लिया, अब फाइनली मैं क्या रिजल्ट निकालने जा रहा हूं। ईच एलिमेंट हैज, हर एलिमेंट के पास क्या होता है, नंबर 1 यूनिक का मतलब अलग थलग, अपना यूनिक
यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात होगी पहली। दूसरी बात, ईच एलिमेंट हैज यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच एलिमेंट हैज यूनिक रेंज ऑफ फिक्स एनर्जी ऑर्बिट, यूनिक रेंज ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल्स। यानी आपके पास वो जो एनर्जी लेवल है, लेट्स सपोज ये एटम्स के एनर्जी लेवल है, उनकी फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं। हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है, हर एटम के अंदर अलग अलग उसी तरीके से होता है, ये फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब हमें यहां से एक बात समझ आ रही है, वो बात ये समझ आई कि ईच एलिमेंट हैज एनर्जी अब्सॉर्ब्ड or emitted when electron jump from one orbit to the other। इसका मतलब एक ही ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी यहाँ अब्जॉर्ब होगी या एमिट होती है। अच्छा, एनर्जी अगर अब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है तो हमारा बेसिकली यहाँ बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या जो एनर्जी एमिट होती है, उसकी जो वेवलेंथ एनर्जी होती है वो भी क्या होती है? यूनिक होती है, यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए वो वेवलेंथ और एनर्जी भी क्या होती है? यूनिक होती है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वो यूनिक होती है। इसका मतलब हमें एक बात समझ आ जानी चाहिए कि हर एलिमेंट के अंदर चूंकि सब कुछ यूनिक होता है, इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब यूनिक होती है, एनर्जी लेवल्स यूनिक होते हैं, एनर्जी की एमिशन यूनिक होती है। इसका मतलब हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी यूनिक बनेगा। ईच एलिमेंट हैज यूनिक स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट में जो स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है। मकसद बात करने का ये है कि अगर ये एक स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में एक लाइन यहाँ पे आ रही है, एक लाइन यहाँ पे आ रही है और एक लाइन यहाँ पे आ रही है, और एक दूसरा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में एक लाइन इधर और एक इधर और एक इधर एंड सो ऑन एक इधर, तो आप जरा समझे कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये लाइन इधर है, यहाँ पे इधर और ये इधर, लेकिन इनकी लाइंस यहाँ पे हैं और लेकिन लाइंस की तादाद भी डिफरेंट है और लाइंस की पोजीशन भी डिफरेंट है। ये एलिमेंट कोई और होगा, ये एलिमेंट कोई और होगा। चूंकि इनमें यूनिक लाइंस हैं, यूनिक स्पेक्ट्रम बनेगा। हर एलिमेंट का यूनिक स्पेक्ट्रम बनता है, यूनिक लाइंस बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ हर एलिमेंट स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, और इट इज अ फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। आप किसी एलिमेंट की पहचान करना चाहते हैं, आप उसके स्पेक्ट्रम को देख ले। स्पेक्ट्रम के अंदर क्या शो होता है? स्पेक्ट्रम में लाइंस शो होती हैं। लाइंस क्यों शो होती हैं? चूंकि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है लो एनर्जी से हाई में या हाई से लो में, तो उसमें एनर्जी एमिट होती है, उसका स्पेक्ट्रम बनता है। इसका मतलब आपके पास ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनडायरेक्टली बता रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही हमारा टॉपिक क्या था? एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस साबित करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना है। उसके लिए हमने सारी बातें की है। हमने उसमें स्पेक्ट्रम के बारे में बात की है। यही वो स्पेक्ट्रम है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमें उसके साथ रिलेट कैसे करेगा? कैसे कर रहा है रिलेट? ये स्पेक्ट्रम रिलेट कर रहा है उसको, क्योंकि इसमें यूनिक लाइंस बनती हैं, और जो यूनिक लाइंस बनती हैं वो किस बात की इंडिकेशन है? वो उसका ताल्लुक डायरेक्ट बोहर के साथ है। बोहर के मॉडल का रिलेशन आएगा स्पेक्ट्रम के साथ, स्पेक्ट्रम का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ था, और ये पूरे का पूरा टॉपिक है। आखिरी बात क्या है? लास्ट वाली लाइन ये है कि स्पेक्ट्रम इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। किसी एटम का स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट होता है, तो आप किसी भी एलिमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं उसके स्पेक्ट्रम से। ये सारी बातें हैं आज के लेक्चर्स की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का फायदा हुआ है तो किसी और का भी फायदा होना चाहिए। इसके साथ साथ
आपको केमिस्ट्री क्लास 11 का न्यू सिलेबस जितने भी लेक्चर्स हैं इसी चैनल पे मिलेंगे बच्चों। इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को मजे मजे के बाकी सारे लेक्चर्स मिलते जाएं और आप लोगों के पास सबसे पहले लेक्चर्स पहुंचे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।